नमस्कार, अंश बाई स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आत्मविश्वास। माँ आपसे कितनी बार कहा है कि गुड़िया को ऊंट पतंग सी बातें मत सिखाया करो। बड़ा बेटा राम अपनी माँ विमला देवी पर भड़कते हुए बोला तो वह चौंक गई। पर बेटा, मैंने ऐसा क्या सिखा दिया गुड़िया को जो तुम इतने नाराज हो रहे हो। इतने में उनकी बड़ी बहू सोनिया बाहर निकली और कहने लगी, माँ जी, आज सुबह से ही आपके गाँव की भाषा में ना जाने क्या क्या बड़बड़ रही है। हमारी बच्ची, हम उसे इतने महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं ताकि वह अच्छे से इंग्लिश सीख पाए और आगे उसका कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हो सके। लेकिन आप है कि हमारी सारी कोशिशें पर पानी फेरने पर तुली हुई है। विमला जी रानी से अपने बेटे और बहू की बातें सुनती जा रही थी और इतने में बहू अपने पति राम से बोली, सुनिए जी, आपकी माँ की गांव वाली भाषा तो हमारी बच्ची का भविष्य बर्बाद कर देगी। ना जान इसके लिए क्या क्या सपना देखे हैं। मैंने अपनी माँ से कहिए जरा दूर ही रहे हमारी बच्ची से। विमला देवी जी काफी डर से अपनी बहू की बदतमीजी भारी बातें सुनती जा रही थी। बड़ी बहू तीर के समाज चुभना वाले शब्द अनवरत बोलती ही जा रही थी और बड़ा बेटा राम सामने चुपचाप खड़ा था, या यूं कहो कि अपनी पत्नी के व्यवहार को सहमति दे रहा था। 7 महीने पहले ही पति का देहांत का गम झेल चुकी विमला जी आए दिन अपनी बहू की कानों का शिकार बनी रहती हैं। विमला जी के 2 बेटे और बहुएं हैं। बड़े बेटे राम की एक बेटी है जिसे सब लोग प्यार से गुड़िया बुलाते हैं और छोटे बेटे लक्ष्मण की 1 वर्ष पहले ही शादी हुई है। अपने गाँव के लोकगीत गुनगुनाया करती थी और इन गीतों के साथ जुड़ी अपनी बचपन की यादें ताजा करती थी। एक दिन गुड़िया ने अपने दादा को यह गीत गाते हुए सुन लिया और तोता की तरह कुछ शब्दों को रात लिया। नतीजतन बड़ी बहू ने इतना बड़ा बावल खड़ा कर दिया। दरअसल ये मुद्दतों केवल एक बहन था। अपनी सांस पर रौक जमा कर रखना के लिए बहू जानती थी कि उसकी सब बिल्कुल सीधी साधु है, इसलिए उन्हें दबाकर रखना के लिए वह आए दिन कोई ना कोई मुद्दा उठाकर कलह शुरू कर देती थी। और राम को हमेशा अपनी पत्नी की बातें ही सही लगती थी। अब तो अपनी जेठानी की देखा अच्छी छोटी बहू भी अपनी सास की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी। लेकिन पति की मृत्यु के बाद विमला जी अपने होंठ से रहना ही उचित समझती थी। वैसे यह पहले बार नहीं था कि जब विमला जी को कम पढ़ा लिखा होने के कारण बातें सुनने को मिली हो। कारण था कि विमला गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ी थी जहां अंग्रेजी विषय पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता था। ऊपर से गांव में रहने के कारण उसकी भाषा पर ग्रामीण शब्दों का प्रभाव था। शादी के बाद कुछ वर्षों तक उन्हें अपनी नंदों से देहाती और गंवार होने के ताने मिलते रहते थे। लेकिन जब पढ़े लिखे और नौकरी पेश माँ आपकी बेटी सोनिया विमला जी की बहू बनकर घर में आई, उसके बाद से ऐसे तने देने का मोर्चा संभल लिया। इतने सालों से लगातार अपमानजनक शब्द सुनते सुनते विमला जी का आत्मविश्वास भी बहुत कम हो गया था। अब उन्हें किसी से बात करने में भी झिझक होती थी। कभी कभी वह खुद से ही पूछ बैठी थी, क्या मैं सचमुच पढ़ी लिखी नहीं हूँ? क्या मैं अनपढ़ हूँ? छोटे से गांव की साधारण से परिवार से संबंध रखती थी विमला देवी, जिनके जन्म पर दादी फूट फूट कर रही थी क्योंकि 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी का बोझ भी ए पड़ा था। परिवार बात मानते थे तो माँ का जीवन भी दादी के इशारों पर ही चला था। माँ को तो कुछ खाने का अधिकार कभी था ही नहीं। माँ पिताजी को वही करना होता था जो दादी कहती थी। वो तीनों बहनों का जीवन भी दादी के ही इशारों पर चलने लगा। पर लिखकर अपने पैरों पर खड़ा विमला का बचपन से ही सपना था। लेकिन गाँव के सरकारी स्कूल से 10वीं पास करते ही दादी का फरमान ए गया कि पढ़ाई लिखी बैंड करके अब करके कम करो। लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ बापूजी, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, विमला ने कहा। तो रोग बालेश्वर में दादी बोली, थोड़ा सा पढ़ लिख गई हो तो सर पर बैठ गई हो और ज्यादा बाढ़ गई तब जान क्या करोगी? विमला के तमाम विरोध के बावजूद पिताजी ने वही किया जो दादी ने कहा। आत्मनिर्भर बने की बात को यह कहकर रफा-दफा कर दिया गया कि अब अपने ही घर में पढ़ना लिखना और आत्मनिर्भर बनना। विमला रह गई थी यह सोचकर कि यह किसका घर है जहां मैंने जन्म लिया, जहां मैं अब रह रही हूं। लेकिन पढ़ाई लिखी की जिद थी विमला में तो अपनी
सहेलियां से ही किताबें मांग कर लेती और चुप चुप कर पढ़ाई कर लेती। भले ही 12वीं पास ना कर सकी, लेकिन 12वीं तक का ज्ञान उसने हासिल कर लिया था। महज 18 साल की उम्र में ही उसका विवाह बड़े शहर की एक परिवार के 30 साल के लड़के से कर दिया गया। सारे ख्वाब टूट चुके थे। जब ससुराल आई तो पाया कि पढ़े लिखी जेठानी और स्नातक पास नदी उसे अपने से कमतर समझती थी। जब भी वह कुछ बोलती तो उसे सुनने को मिलता कि यह कैसी देहाती भाषा में बात करती हो। जेठानी को सहेलियां से अंग्रेजी भाषा में बात करते देख फिर से पढ़ाई की इच्छा और पति से 12वीं की परीक्षा दिलवाने के लिए कहा। पति देव ने फॉर्म भरवा दिया और 12वीं की परीक्षा भी दिवा दी। 12वीं में पास होने के बाद मां खुश हो गया कि आगे पढ़ने को मिलेगा तो शायद अब ख्वाब पूरे हो जाएगी। लेकिन फॉर्म भरने का समय आया तो पता चला कि वह मां बने वाली है। सुमा ने साफ निर्देश दे दिया कि अब घर बैठकर गृहस्थी संभालो, पढ़ने लिखने का समय अब निकाल चुका है। बड़ा बेटा राम पैदा हुआ तो 1 वर्ष के बाद छोटा बेटा लक्ष्मण भी इस दुनिया में आ गया। तो पतिदेव ने बड़े प्यार से समझाया कि बच्चे बड़े हो जाएं, हमारे पास समय ही समय होगा, तुम अपने सारे ख्वाब पूरे कर लेना। विमला ने खुशी खुशी अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई। पति का प्रमोशन और बच्चों की सफलता में उसका सबसे बड़ा हाथ था। सबको तरक्की के आसमान पर ले जाने वाली सीधी बन गई थी। विमला धीरे धीरे अपने ख्वाबों को तो जैसे भूल ही दिया था उसने। आज जब विमला ने बेटे बहू के मुंह से भी अपमानजनक बातें सुनी, उसका धीरज जवाब दे गया। अकेले में जाकर खूब राई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को विमला खरीदारी करने के लिए मार्केट गई। भीड़ में से अचानक एक आवाज उसके कानों से टकराए, विमला ओला। विमला को ये स्वर कुछ जाना पहचाना सा लगा। फिर सहसा बोली, राज्यों। पीछे मुड़कर देखा तो रज्जो ही खड़ी थी। इतने सालों बाद अपनी बचपन की सहेली से मिलकर विमला बच्चों की तरह चक उठी। चल पास के रेस्टोरेंट में चलकर बैठने हैं, राज्यों ने कहा। इतने सालों बाद तो यहाँ इसी शहर में मिलेगी, मुझे तो अंदाज नहीं था। विमला, मेरी यहाँ की गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर पोस्टिंग हुई है, सो मेरे पति ने भी यहाँ पर ही ट्रांसफर करवा लिया और बच्चे भी अब सेटल हो गए हैं। दोनों अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तुम सुनाओ, तुम आजकल पूछे गए इस प्रश्न पर विमला अचानक थी तक गई, सोने लगी। क्या ख्वाब भी थे मेरे? फिर याद आया, हाँ ख्वाब तो बड़े बड़े थे। मेरी इन आंखों में सोचते सोचते आंखें आंसुओं से भर आई और अंधे गले से बोली, ख्वाब पूरे करने वाले पति ही अब ना रहे। रज्जो 6 महीने पहले ही मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया को अलविदा का गए। ये बात सुनकर राज्यों को झटका लगा। विमला की आंखों से आंसू पोंछाते हुए राज्यों उसके गले ग पड़ी। कुछ डर बाद राज्यों ने पूछा, तो आत्मनिर्भर बने के बड़े में सोचा क्यों नहीं तुमने? अपनी पढ़ाई करके शिक्षिका बनना चाहती थी मैं। शादी से पहले दादी के हिसाब से जिंदगी चलती थी। शादी के बाद सने चूल्हा चौक संभालने को कह दिया और अब बेटों की शादी हो जाने के बाद बहू के इशारों पर नाच रही हूँ। बहू नौकरी कर रहे हैं तो मैं आज तक घर का चूल्हा चुका ही संभल रही हूँ। ऊपर से अनपढ़ गवार होने का तंगा मेरे सर पर लगा है, सो अलग। और अब तो उम्र भी बीत गई। इस उम्र में तो पढ़ाई नहीं कर सकती, ना ख्वाब पूरे ना कर अपने की वर्षों पुरानी टिस। आज विमला के आंसुओं के जारी बाहर आने के लिए राज्यों अवजर गई और हैरानी से उसे देखते रही। फिर अचानक गुस्से में बोली, क्यों? अभी कौन सा समय बीत गया और क्या हुआ तेरी उम्र को? लेकिन रज्जो, अपने ख्वाब पूरा करने निकलूंगी तो सबसे पहले तो घर के लोग ही मुझ में पर हंसेंगे और जग हंसाई होगी सो अलग। विमला, लोग एक दिन हंसेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे, फिर तीसरी दिन भूल जाएंगे। तू लोगों की मत सोच, तू भाखड़ा जो तुझे करना है, जो तुझे खुशी देता है। यह बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। विमला अपने अंदर की उसे चुलबुली और बेबाक लड़की को जगह जो अपनी दादी के सामने भी बोलने की हिम्मत रखती थी, तो आज वह सब कुछ कर सकती है जो उसे समय कर सकती थी। हो सकता है पहले बार में सफलता ना मिले, लेकिन तुम हिम्मत रखकर डटी रहना, हर कभी मत मानना सफलता तुम्हारे कम चूमेगी। राज्यों ने विमला को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोली, जब तुम्हें अपनी
पढ़ाई शुरू करनी हो तो मुझे आकर मिल लेना, मैं तुम्हारे लिए कॉलेज में स्पेशल क्लासेस का प्रबंध करवा दूंगी। सहेली की बटन ने विमला में जैसे नई हिम्मत का संचार कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगाया हो। जैसे जैसे वह घर की ओर बढ़नी जा रही थी, उसके दिल में अपने वजूद की पहचान बनाने के लिए तड़प भी बढ़नी जा रही थी। यही समय है अपने ख्वाबों को पंख लगाने का, कहते हुए विमला ने घर का प्रवेश द्वार खोल सामने देखा। दोनों बेटे राम और लक्ष्मण घर पहुंच चुके थे और बहुएं रसोई घर में खाना पाक रही थी। शॉपिंग बैग को तरफ रखते हुए विमला ने इस समय बात करने की ठानी और आकर सबके साथ बैठ गई। दोनों बहुएं भी बाहर आ गई। अच्छा हुआ तुम सब यही बैठे हो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। दोनों बेटे विमला जी की बात सुनकर कुछ हैरान से हुए और बोले, क्या हुआ माँ, क्या बात करनी है? बहुत वर्षों से मेरे कुछ ख्वाब थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। माँ साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो? मैंने तय कर लिया है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। विमला ने अपनी बात राखी तो सब हैरान हो गए। मंदिर और सत्संग के अलावा यह कौन सा नया शौक पाल लिया आपने सुमा? यह भी कोई पढ़ाई करने की उम्र है? कुछ तो सोच कर बोला कीजिए बड़ा बेटा राम। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यह क्या तरीका हुआ बात करने का राम? आखिर मेरे भी कुछ सपना थे, कुछ अरमान थे मेरे दिल में, और यदि अब मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ तो इसमें गलत ही क्या है, इसमें सही भी क्या है? माँ लक्ष्मण की आवाज आई, आप इस उम्र में पढ़ाई करने के लिए निकलेंगे तो आप पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? और फिर मेरा ससुराल भी तो इसी शहर में है, वहाँ मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और मेरे दोस्त वो लोग तो मुझ में पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। छोटी बहू भी कहाँ चुप रहने वाली थी, तन कास्ट हुए बोली, माँ जी अभी अभी पिताजी की मृत्यु हुई है और आपको यह सब करने की सोच रही है, और यदि यह सब कारनामे करने ही है तो कहानी और जाकर कीजिए, इस घर में यह सब नहीं चलेगा। बेटे बहुएं अपना फैसला सुनाकर अपने अपने कमरे में चलते बने। विमला जी वही शब्द सी बैठी रह गई, लेकिन इस बार उनके बाकी माँ ने बेटे बहू के फरमान को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उन्हें एहसास हो गया अफसोस ही रह जाएगा जिंदगी में कि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें को भी पूरा ना कर पी। अगले दिन सुबह विमला जी ने सोच लिया कि उन्हें अपने ख्वाब कैसे पूरे करने हैं। जब सब लोग तैयार होकर अपने अपने काम पर चले गए तो विमला जी भी कॉलेज जाने के लिए निकाल गई। कॉलेज पहुंची तो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, डॉक्टर रजनी वर्मा। माही माँ सोने लगी, कितना गर्व महसूस करती होगी रज्जो अपने आप पर? इतने में गांठ आकर पूछने लगा, किसने मिलन है? आपको प्रिंसिपल से मिलन है, विमला जी ने कहा। तो गार्डन उन्हें ऑफिस में ले गया। विमला को अपने सपनों की और कम बढ़ते देख रज्जो बहुत खुश हुई। विमला जी का स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया, लेकिन विमला जी ने अपनी सहेली से कहा कि घर की हालातों कारण वह प्रतिदिन क्लास अटेंड करने नहीं पाएगी। तो रज्जो कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन उसके बाद तुरंत चेहरे पर मुस्कुराहट बिगड़ने हुए खाने लगी। इसका भी हाल है हमारे पास, जो विद्यार्थी कक्षा अटेंड करने के लिए कॉलेज नहीं आ पाते उन्हें हम वीडियो के जारी लेसन उपलब्ध करवा देते हैं। कल से रोज के कक्षा कार्य की वीडियो तुम्हारे पास मोबाइल में भेज दी जाएगी। तुम्हें कॉलेज में केवल परीक्षा देने के लिए आना होगा। अगले दिन ही विमला जी ने बेटे बहू के जान के बाद पढ़ाई शुरू करती। पढ़ाई की शौकीन विमला जी रात को भी पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय अवश्य निकलते थी। दोनों बहू को कभी कभी कुछ शक भी होता कि माँ जी ने मोबाइल फोन के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिताना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर बात रफा दफा हो गई। फोन करके विमला जी की पढ़ाई के विषय में जानकारी लेती रहती थी। पढ़ाई करते करते अब विम में भी आत्मविश्वास वापस लौट रहा था। समय बिताने लगा, देखते ही देखते 3 साल बीत गए। आज विमला जी कुछ बेचैन सी थी क्योंकि आज उनकी परीक्षा का परिणाम आना था। रसोई घर का कम करते करते विमला जी इस बड़े में सोच रही थी कि इतने में राज्यों का फोन आया। विमला तुमने आज का अखबार पढ़ा? अरे तुमने तो कमाल कर दी, ग्रेजुएशन की तीसरी वर्ष की परीक्षा में तुमने पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। विमला तुमने हालातों से लड़कर न केवल ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली बल्कि प्रथम स्थान हासिल करके अपने जैसी अन्य औरतें के लिए भी एक उदाहरण पेश किया है। विमला जी तुरंत जाकर अखबार खरीद कर लाई। देखा
अखबार में प्रथम पृष्ठ पर उनकी फोटो के साथ हेडलाइन लगी हुई थी, पढ़ाई लिखी की कोई उम्र नहीं होती, आप जी उम्र में चाहे उसे उम्र में पढ़ाई की तरफ लौट सकते। 50 वर्ष की विमला देवी ने अखबार में अपना नाम और तस्वीर देखकर विमला जी पहले नहीं सम रही थी। आज उनकी आंखों में जो चमक और चेहरे पर जो संतुष्टि के भाव आए थे वो आज से पहले कभी नहीं आए थे। विमला जी माँ ही माँ सोच रही थी कि जब वो ये बात अपने बेटों बहू को बताएगी और अखबार के पहले पैन पर अपनी फोटो दिखाएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि अपनी माँ को पढ़ाई करने से माना करके कितनी बड़ी गलती कर रहे थे वो लोग। आज मेरे बेटे गर्व महसूस करेंगे मुझ में पर सोचते हुए अंदर ही अंदर उत्साहित होती विमला जी से अब और इंतजार ना किया जा रहा था। शाम को सब बेटे बहू घर पर आए तो विमला ने बड़ी खुशी खुशी अखबार उनके सामने रख दिया। चढ़ गई माँ, यह सब करके आखिर आप साबित क्या करना चाहती हैं? पहले भी आपको यही बात समझा हो गई थी कि यह सब नौटंकी करनी है तो कहानी और जाकर कीजिए। अखबार देखकर बड़ी बहू बोली, अच्छा तभी मैं सोच रही थी कि इतने दोनों से माँ जी फोन पर क्या कर रही हैं, तो यह गुल मिला रही थी। आप बहू थोड़ा तमीज से बात करो, ये कैसा तरीका हुआ मुझे बात करने का? विमला जी ने विरोध जाते, बड़ी बहू जब तक मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था तब तक मैं तुम्हें अनपढ़ और गंवार लगती थी और दिन भर तो मुझे इसी बात के ताने दिया करती थी और अब यदि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उसने भी तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम लोग तो नौकरी पर चले जाती थी, मैं पीछे घर का सर कम निपटा कर अपनी पढ़ाई शुरू करती थी। अपनी यह ख्वाब तो मैंने बहुत पहले पूरे करना चाहती थी, लेकिन अपने बेटों के लिए मैं अपने ख्वाबों को भी भूल गई। तुम्हारी सफलता में ही अपनी सफलता अच्छी। मैंने जब तुम अपनी कक्षा में प्रथम आते थे तो मुझे लगता था कि मेरी जीत हुई है। कितनी गलत थी मैं जो अपनी औलाद के पीछे अपने सपनों को भूल गई। आंसुओं से भारी आंखें लिए विमला जी अंधे गले से बोलने लगी, लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब मैं इसके आगे बेड़ की पढ़ाई भी करूंगी, मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। इतने पर भड़कते हुए छोटा बेटा बोला, माँ अगर आपको ये सब कम करने हैं तो आप कहानी और जाकर रहिए, यह तमाशा अब हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह कुछ न्यूज रिपोर्टर विमला जी का इंटरव्यू लेने के लिए घर पहुंच गए और विमला जी से प्रश्न पूछने लगे। इस प्रश्न के उत्तर में कि आप इसके बाद क्या करने का सोच रही है, तो विमला जी ने कहा, मैं आगे बेड़ की पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ और साथ में ही अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ। रविवार था, अपनी माँ को इंटरव्यू देते हुए देखकर माँ ही माँ क्रोध में उबाल रहे थे, लेकिन न्यूज रिपोर्टर के सामने कुछ ना बोले। लेकिन जैसे ही न्यूज रेप निकले वे अपनी माँ पर बरस पड़े। माँ आखिर ये तमाशा कब तक चलने वाला है? बड़ा बेटा बोला तो विमला जी ने जवाब दिया, बस कुछ ज्यादा दोनों तक नहीं। बेटे बहू हैरानी से विमला जी की तरफ देख रहे थे कि माँ इतनी आसानी से कैसे माँ गई। लेकिन अगले ही पाल विमला जी ने कहा, रात को तुम लोग कह रहे थे कि अब तुमसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कहानी और जाकर रहूं, इसलिए मैंने फैसला ले लिया है कि अगर जाना ही है तो तुम लोग घर छोड़कर जाओगे, मैं नहीं, क्योंकि यह घर मेरा है और 10 दिन में मैं इस घर में कोचिंग सेंटर शुरू करने वाली हूँ, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना रहने का इंतजाम कहानी और कर लो। विमला जी ने अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहा, रोज रोज की जिल्लत भारी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं आत्मनिर्भर बनकर अकेले रहूं और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन वेट करूं। यह सुनकर बेटे बहू हैरान रह गई, लेकिन कुछ करने में समर्थ थे क्योंकि मकान विमला जी के नाम पर ही था। विमला जी अपना फैसला सुनकर अपने कमरे में चली गई। अगले ही दिन मकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जा रहा था। विमला जी गर्व भारी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, विमला कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।